हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं बैंकिंग, और उस बैंकिंग चैप्टर के अंदर हम लोग जो पहला टॉपिक था जहां पर हम लोगों ने सीखा मनी क्रिएशन के बारे में, उसको हम लोग पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जो आज का लेक्चर होगा और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, उसको हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका नाम है द सेंट्रल बैंक एंड इट्स वेरियस फंक्शंस। ठीक है, तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखता है कि आपको सेंट्रल बैंक के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो कहता है बच्चे सेंट्रल बैंक। देखो, सेंट्रल का मतलब आप सभी समझते हैं। अगर मैं कहूं कोई भी सर्कल है आपके पास, कोई भी सर्कल है या कोई बाउंड्री है या कोई भी एरिया है, मैं उसका कहता हूं कि कोई सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट मतलब कोई बीच का पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो हर पॉइंट से क्या हो, सेंट्रल हो, जो सबको कंट्रोल करता है, हर चीज वहां से स्टार्ट होती है। ऐसे ही अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर जो हमारा होता है, हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है, उसका जो सेंट्रल बैंक है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, जो उसको गवर्न करता है, जो उनको कंट्रोल करता है सभी बैंकों को, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक। और जो भारत देश का सेंट्रल बैंक है, उसको हम लोग कहते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, ये उसका पर्टिकुलर नेम है। और बच्चों, दूसरी चीज, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक बॉडी है। ठीक है, ये इसके अपने कानून होते हैं। और दूसरी चीज बच्चे, कि ये सारे के सारे रूल्स को गवर्न करता है, ये खुद रूल बनाता है अपने, जो सेंट्रल बैंक है, कि कैसे कोई भी रेट है, जैसे भाई बैंक रेट क्या होगा, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होगी, क्रेडिट रिजर्व रेशियो क्या होगा, और वेरियस टाइप के चीज़ें हैं, वो सब ये बैंक संभालता है। ठीक है, तो कहता है सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक। उसने कह दिया ना, एपेक्स, एपेक्स मतलब सबसे टॉप मोस्ट बैंक है, दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, जो पूरे देश के बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है। इट इज ए सोल एजेंसी ऑफ नॉट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये सिर्फ इकलौती एजेंसी ऐसी है, इकलौता बैंक ऐसा है जो मनी को कंट्रोल करता है। ठीक है, मनी जारी कर सकता है और इकोनॉमी में सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है मनी की। ठीक है, इट सर्व्स एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये सरकार का बैंक होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार का बैंक होता है, ये सरकार के लिए बैंक के तौर पे काम करता है। मैनेज फॉरेक्स, जितना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन रिजर्व होता है, वो सब आरबीआई मैनेज करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब जो इंडिया रिजर्व बैंक है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। कुछ की फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के, कि वो क्या क्या काम करता है, किस लिए वो अच्छा है, वो सब मैं आपको कुछ पॉइंट्स में समझाना चाहूँगा। सबसे पहले कहता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, मतलब सबसे मेन फंक्शन क्या है आरबीआई का, कि वो नोट्स को इशू करता है, नोट जारी करता है, करेंसी को जारी करता है। ठीक है, अब वो करेंसी 2 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, 5 रुपए की हो, 50 रुपए की हो, 1000, 2000, कोई भी करेंसी हो, तो वो सिर्फ रिजर्व बैंक जारी करता है। और इसी पॉइंट के साथ आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर मुझे आंसर जरूर देना, कि कौन सी करेंसी ऐसी है, कौन सी करेंसी ऐसी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता। ठीक है, मुझे आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो कहता है बच्चे कि दिस इज कॉल्ड एज द करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब मतलब करेंसी की अथॉरिटी, करेंसी को इश्यू करने की अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। ठीक है, आगे कहता है वो दूसरे पॉइंट में, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक होते हैं, यहाँ पर स्टेट बैंक है, पीएनबी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी बैंक है, बहुत सारे बैंक है। मुझे या आपको कोई भी काम होता है, हम इन बैंकों के अंदर जाके काम कर लेते हैं। अगर सरकार को कोई काम हो तो सरकार ये थोड़ी कि सरकार इन ब्रांचेस के पास आएगी, नहीं, सरकार जाती है सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक के पास। वो रिजर्व बैंक के, जो रिजर्व बैंक है उसी से पास सरकार के सारे काम होते हैं। कहता है सेंट्रल बैंक इज द बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सरकार के लिए एक बैंक, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर का के तौर पर कौन काम करता है, रिजर्व बैंक का काम करता है।
सरकार के लिए एक बैंक है, ठीक है, जो सरकार के खातों को मैनेज करता है। दूसरा एजेंट भी है, जो सिक्योरिटीज होती हैं सरकार के बिहाफ पर उनको बेचता है। एडवाइजर भी है गवर्नमेंट का, जो सरकार पॉलिसी बनाती है, भाई फिस्कल पॉलिसी कैसी होगी उन सब को, या फिर बजट कैसा होगा, वहां पर एडवाइजेस भी देता है। तो ये तीनों फंक्शन से जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। थर्ड पॉइंट में कहता है बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब जितने भी बैंक हमारे पास हैं, हमारे लोकल एरिया में है या पूरे देश में है, उन सभी बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक है। मतलब उन सभी बैंकों को कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है, और उनके ऊपर सुपरविजन भी करता है। जो रूल रिजर्व बैंक बनाएगा वो सब कमर्शियल बैंक्स उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स इसके अंदर कहता है सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। अब हमारे पास जो लोकल बैंक है हमारे आसपास, अगर इनको अपना पैसा आगे कहीं जमा करवा सकते हैं तो ये जमा करवा सकते हैं सिर्फ रिजर्व बैंक के पास, ठीक है। रिजर्व बैंक के पास ये पैसा जमा करा सकते हैं, और रिजर्व बैंक से ये लोन भी ले सकते हैं। कौन लोन ले सकते हैं? कमर्शियल बैंक। मतलब रिजर्व बैंक पेमेंट एक्सेप्ट भी करता है कमर्शियल बैंक्स की, और कमर्शियल बैंक को लोन भी प्रोवाइड करता है। आगे कहता है सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउसेस फैसिलिटीज टू कमर्शियल बैंक्स। जो क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटीज है वो कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है, चेक क्लियरिंग की, ठीक है। वन सेंटर एट ऑल द बैंक्स। अब सभी बैंकों का एक ही सेंटर है। थर्ड पॉइंट में कहता है ये सुपरवाइजरी का रोल भी करता है। सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है कि सभी बैंक जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्रेडिट रिजर्व रेशियो है, SLR है, ठीक है, हमारे पास रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बहुत सारी रेट्स होती हैं। उन सब के लिए जो कानून निर्धारित किए जाते हैं, क्या उन सबको कमर्शियल बैंक फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इस सब को देखना या सुपरविजन करना किसका काम है? ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक का काम है भाई, ठीक है। आगे कहता है फोर्थ पॉइंट में लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? इट मींस दैट इफ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर इट अप्रोचेज टू द सेंट्रल बैंक एट द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है जो आखिरी हमारे पास आखिरी पॉइंट होगा, डेस्टिनेशन होगा। अगर किसी कमर्शियल बैंक को कोई भी दिक्कत आती है, फाइनेंशियल दिक्कत आती है, तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक के पास। सेंट्रल बैंक उसको लोन दे देगा, कोई सिक्योरिटीज अप्रूव कर देगा उसके लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा? वो बैंकिंग सिस्टम अपनी चीज़ों को सुधार सकता है, जो सफ़र कर रहा है वो सेटबैक्स हैं उनको सुधार सकता है। मनी मार्केट रिमेन स्टेबल्स, और जिसके कारण क्या होगा? जो पूरी मार्केट है वो भी स्टेबल नहीं रहेगी। जैसे आप सबको पता है काफ़ी टाइम पहले यस बैंक में एक घोटाला हुआ था, या फिर यस बैंक के शेयर काफ़ी गिर गए थे। पीएनबी बैंक में घोटाला हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ? जो पीएनबी बैंक और यस बैंक के मार्केट शेयर्स थे वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गए थे। फिर रिजर्व बैंक ने बीच में आके की रोल प्ले किया, उनको वो सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की, उनको लोन ऑफर किए ताकि मार्केट उनकी स्टेबल रहे। वरना अगर अनस्टेबल हो जाएगी तो देश के लोगों का बैंकों के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, ठीक है। आगे कहता बच्चे फिफ्थ पॉइंट में कस्टेडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब सरकार के पास, सरकार इंटरनेशनल लेवल पर जितना भी व्यापार करती है, जितना भी लेन देन करती है, जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो करेंसी है, जो पेमेंट है फॉरेन रिजर्व की, उसको कौन संभालता है? उसको संभालता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ही उसको संभालेगा। कल को जो भी रेट होगा तो रिजर्व बैंक ही उसको बताएगा कि क्या रेट उसका चल रहा है। फ्लोटिंग रेफर टू दी, कहता है मैनेज फ्लोटिंग, कहता है इट आल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग्स। रिजर्व बैंक मैनेज फ्लोटिंग को भी इंश्योर करता है। स्टेबिलिटीज ऑफ एक्सचेंज, मतलब क्या है मैनेज फ्लोटिंग्स का? रेफर टू दी सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जो फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग सेल और परचेज करते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उसको कहते हैं हम लोग फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग्स। अब क्यों सेल परचेज करते हैं भाई? आप लोग हर रोज देखते हैं अखबार में भी, टीवी पर भी, कि रुपए का कंपैरिजन चलता है डॉलर के साथ, पाउंड के साथ, युआन के साथ, बहुत सारी करेंसीज के साथ उसका कंपैरिजन चलता रहता है। सिक्स्थ पॉइंट में कहता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है? कहता है सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोजिंग बैंक ए रिसीव चेक ऑफ 10,000। कहता है कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करते हैं, एक बैंक को चेक रिसीव हुआ है 10,000 रुपए का, ठीक है।
ड्रॉन फ्रॉम बैंक बी, ड्रॉन ऑन बैंक बी, बैंक बी से उसको बैंक बी में उसने लगाया है। बैंक बी रिसीव ए चेक ऑफ 15,000, बैंक बी को 15,000 का चेक मिला है ड्रॉन ऑन बैंक ए के लिए। बोथ बैंक ए एंड बैंक बी हैव देयर अकाउंट्स, दोनों के अपने अकाउंट से खाते हैं विद द सेंट्रल बैंक के पास। द चेक ऑफ बोथ द बैंक्स आर क्लियर्ड थ्रू देयर अकाउंट्स, अब जो सेंट्रल बैंक होगा उनके खातों को देख के उनके चेक को क्लियर कर देगा। जैसे हमारे खाते हैं अलग अलग कमर्शियल बैंक्स में हैं, हम चेक लगाते हैं तो बैंक ये थोड़ी कि उठा के ऐसे पैसे दे देता है, नहीं, पहले खाते चेक करेगा अकाउंट्स को, फिर तभी वो क्लियर कर पाएगा। और लास्ट में कहता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कि जितना भी क्रेडिट है, जितना भी पैसा है, क्रेडिट का मतलब क्या, मैं आपको पहले लेक्चर में समझाया था मैंने कि मार्केट में अगर पैसा कम है, इन्फ्लेशन है, तो पैसे को कंट्रोल करेगा, डिफ्लेशन है तो मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। किसकी हेल्प से, वो हेल्प हमारी सीआरआर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके, जो कैश रिजर्व है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके वो पूरे के पूरे क्रेडिट को कंट्रोल कर लेगा भाई। तो मतलब सभी जितने भी फंक्शंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं, और हर एक फंक्शन में यही बताया गया है कि वो किस किस प्रकार से कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है और अपना सुपरविजन का रोल या लीडर का रोल वहां पर निभाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से हमारे पास फंक्शंस थे। अब हमारे पास आता है एक बेसिक सा डिफरेंस, फोकस जोन में आप ये डिफरेंस देख लेना, कमर्शियल बैंक क्या काम करते हैं और जो सेंट्रल बैंक है वो क्या काम करता है। सेंट्रल बैंक के बारे में आपको मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। कमर्शियल बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है जनरल पब्लिक से, ना कि रिजर्व बैंक से। ठीक है, हमें कोई भी काम होता है तो हम रिजर्व बैंक के पास नहीं जाते और ना जा सकते, हमें तो सिर्फ फाइनेंशियल बैंक, जो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कमर्शियल बैंक से, उन्हीं के पास जाके हम लोग अपना काम कर सकते हैं। लोन लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, कुछ भी करना है। कमर्शियल बैंक ओनली कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई ऑफ मनी, कमर्शियल बैंक सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है मनी सप्लाई को, जबकि जो चलाता है पूरा कंट्रोल कौन करता है, वो रिजर्व बैंक करता है। आगे कहता है कमर्शियल बैंक इज नॉट अ कस्टेडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, कमर्शियल बैंक फॉरेन रिजर्व को कस्टोडियन के तौर पर नहीं संभालता, क्योंकि उसको तो रिजर्व बैंक संभालता है। आगे कहता है वो कमर्शियल बैंक इज नॉट अ नोट इशूइंग अथॉरिटी, कमर्शियल बैंक नोट को भी इशू नहीं करता, वो भी इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक इशू करता है। कमर्शियल बैंक फोकसेस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब कमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं उनका एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ना कि सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, तो बच्चे ये थे आपके पास कमर्शियल बैंक के फंक्शंस और सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, 3 नंबर में भी 4 नंबर में भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के। सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर इस चैप्टर में एक टॉपिक और है, पर याद रखना बच्चे, सीबीएसई ने अब की बार के जो सिलेबस है उसमें से ये वाला टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई, इसको ओमिट करवा दिया है। इसके अंदर दो चीजें आएंगी, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसको यहाँ पर ओमिट करवा दिया गया है। तो आपको सिर्फ सेंट्रल बैंक के फंक्शंस तक यहाँ पर चैप्टर कवर करना है, और इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 भी पूरा होता है यहाँ पर, जिसका नाम है बैंकिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर जरूर दें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।